नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल, संचालक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल। आपका हमारे संस्थान के इस फ्लैगशिप प्रोग्राम ज्ञान वेग में स्वागत करता हूं। आज हमारे इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के वीडियो कंटेंट में आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में। यह विषय संस्थान के विज्ञान संकाय के बीएससी सेमेस्टर 5th के फिजिक्स विषय के सेकेंड पेपर एसईसी या वोकेशनल 2 के अंतर्गत आता है, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स। तो चलिए आज हम देखते हैं ई कंटेंट ऑन ट्रांजिस्टर बायसिंग। आज हम ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो वीडियो मॉड्यूल देख रहे हैं, इस वीडियो मॉड्यूल में जो हमारे कंटेंट्स होंगे उनमें है लर्निंग आउटकम्स, लिंक्स टू प्रीवियस टॉपिक्स, ट्रांजिस्टर बायसिंग, सर्किट बेसिक्स, टाइप्स ऑफ बायसिंग, फिक्स्ड बेस बायस और फिक्स्ड रेजिस्टेंस बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड, बायसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर, summary, links for further reading and some questions and their answers। कि अगर हम इसके लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि इस वीडियो मॉड्यूल को देखने के बाद we'll be able to describe various methods of transistor biasing, compare different methods of transistor biasing, describe biasing stability factor, and then finally we'll be able to solve some questions related to transistor biasing. As far as the links to previous topics are concerned, so I would suggest before viewing this particular module, the viewer should have an idea of semiconductors, means their definition, types and applications, p-n junction diodes, what are p-n junction diodes, what is depletion layer, and then what are different types of biasing, forward biasing and reverse biasing. That is the link which we are going to provide for which we are going to suggest for the previous topics. So, dear friends, now what is transistor biasing? So we all know that biasing actually is the process of providing DC voltage to transistor for proper functioning of the circuit. जैसे हमें पता है कि जो बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जिन्हें कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है, इनमें दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। और हम ये जानते हैं कि जब भी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का सर्किट बनाया जाता है तो जो इनपुट जंक्शन है उसको हमें फॉरवर्ड बायस में रखना है और आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना है। एंड द इनपुट वोल्टेज शुड बी मोर देन कट इन वोल्टेज फॉर द ट्रांजिस्टर टू बी इन द ऑन स्टेट। सो जनरली इफ द ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ silicon, the cut-in voltage is equal to its potential barrier, that is 0.7 volt. If it is made up of germanium, then it is 0.3 volt. And when we are operating a transistor, then the bijunction transistor should be in the active region to be operated as an amplifier. So what is transistor biasing? ट्रांजिस्टर बायसिंग का मतलब ये होता है वो सर्किट या वो तरीका जिससे हम ट्रांजिस्टर के इनपुट को फॉरवर्ड बायस में लाएंगे, आउटपुट को रिवर्स बायस में लाएंगे, और हम ये देखेंगे कि जब हम इनपुट में एसी सिग्नल लगाते हैं उसके बावजूद भी ट्रांजिस्टर हमारा कट इन पोजीशन में बना रहे। तो चलिए देखते हैं अब हम ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में। Now we'll see what are the circuit basics of any particular transistor. So dear viewers, you can see here a circuit. Here on the circuit I have shown one NPN transistor. If you look at the arrow is on the emitter terminal, arrow is pointing outwards, so this means it is an NPN transistor. तो यहाँ जो NPN transistor है, इसमें आप देखिए कि एक इनपुट रेजिस्टेंस के जरिए, जो कि हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में शो किया है, तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट है जो कि हमने बेस पे दिया है, उसमें एक रेजिस्टेंस के जरिए हमने इनपुट पावर सप्लाई जोड़ी है। अब देखिए इनपुट पावर सप्लाई का ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको इनपुट पावर सप्लाई दिखाई दे रही है, इसका पॉजिटिव साइड बेस पे जुड़ा हुआ है, और ट्रांजिस्टर कौन सा है हमारा? पीएनपी, सॉरी एनपीएन। सो एनपीएन मतलब बेस है हमारा पी टाइप, और पी टाइप को हमने यहाँ इस पी टाइप को इस पॉजिटिव से जोड़ दिया है। सो दिस मेक्स इट forward bias. So the input junction is forward bias. On the other hand, अगर हम ये देखें कि हम आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, so आउटपुट हम कलेक्टर पे ले रहे हैं, और कलेक्टर को भी हमने एक रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे जोड़ के हमने इसको आउटपुट पावर सप्लाई से, डियर व्यूअर्स, जोड़ा हुआ है। और ये जो आउटपुट पावर सप्लाई है, इसका आप देखेंगे कि इसका भी ये जो पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कलेक्टर से जोड़ा है। कलेक्टर कौन सा है?
NPN मतलब कि N टाइप का। तो N टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा है, इसलिए आउटपुट जंक्शन हमारा क्या हो गया, ये आउटपुट जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के ट्रांजिस्टर को जब हम बायसिंग देते हैं तो इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमारा कैसे आता है। सो डियर व्यूअर्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें यू विल सी कि जो आउटपुट हमने ड्रॉ किया है, जो हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया है, ये आउटपुट वोल्टेज मतलब VCE और आउटपुट करंट IC के बीच में ड्रॉप किया है, और जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो आपको दिख रहा है। और अगर हम DC लोड लाइन को प्लॉट करते हैं, तो DC लोड लाइन हमारी जहां पे इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को कट कर रही है, जैसे DC लोड लाइन जो है इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को जब कट करती है, तो VCE एक्सिस पे हमको कट ऑफ पॉइंट मिलता है और IC एक्सिस पे हमको सैचुरेशन पॉइंट मिलता है। और DC लोड लाइन जहां पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व को कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड दी ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, सो डियर व्यूअर्स, ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यूसेंट पॉइंट भी कहा जाता है। ओके, सो चलिए अब हम आगे के बेसिक्स देखते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में। डियर व्यूअर्स, नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ बाइसिंग, मतलब ट्रांजिस्टर को हम बाइसिंग किस किस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो बाइसिंग के वैसे तो कई मेथड्स हैं, लेकिन अगर हम कुछ 6-7 मेथड्स देखें तो यू विल फाइंड कि जो हमारा जो बाइसिंग के जो डिफरेंट तरीके हैं, उसमें सबसे पहला है हमारा फिक्स्ड बेस बायस और फिक्स्ड रेजिस्टेंस बायस। उसके बाद कलेक्टर फीडबैक बायस, देन हमारा डुअल फीडबैक बायस, देन हमारा फिक्स्ड बायस विद एमीटर रेजिस्टर, then emitter bias method, emitter feedback bias method, and the voltage divider biasing method. So these are 7 main types of biasing methods. हालांकि इनमें से हम 3 मेथड्स को ही ज्यादातर सर्किट्स में यूज किया जाता है, तो उनके बारे में हम आगे के सर्किट्स में पढ़ेंगे। नाउ डियर व्यूअर्स, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बायसिंग मेथड है वो हमारी है फिक्स बेस बायस और फिक्स रेजिस्टेंस बायस मेथड। सो यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एरो एमीटर पे बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हियर यू विल फाइंड कि जो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है, दिस इज VCC, और इस सप्लाई वोल्टेज के कारण आप इस सर्किट में देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है, इसमें इस सप्लाई वोल्टेज से हमने एक रेजिस्टेंस RC लगाया, इस रेजिस्टेंस को हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट किया और एमीटर को ग्राउंड कर दिया, क्योंकि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जो इनपुट है बेस पे, उसको हमने सप्लाई से एक रेजिस्टेंस RB लगा के हमने बेस से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो डियर व्यूअर्स, इससे क्या हो रहा है कि अब ये सर्किट कंप्लीट है, यू कैन सी इनपुट और आउटपुट साइड दोनों तरफ ये इट इज द क्लोज सर्किट। तो जब ये सर्किट काम करेगा तो हमारी जो इनपुट जंक्शन है उसमें बेस रेजिस्टेंस के जरिए जो बहने वाला हमारी करंट होगी, दैट विल बी IB, और जो आउटपुट जंक्शन में बहने वाली करंट है, दैट इज IC। ओके, सो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो हमारा जो दोनों के कारण मिलके बनने वाली जो करंट है, दैट विल बी IE, वो हमारी एमीटर से निकल जाएगी। एंड यू कैन सी द बेस एमीटर वोल्टेज दैट इज बीइंग शोन बाय VBE, और जो कलेक्टर एमीटर का वोल्टेज है, दैट इज बीइंग शोन बाय VCE। अब इस सर्किट के बारे में अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल देखते हैं, तो अगर हम इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, सो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यू विल सी कि जो हमारा इनपुट साइड में जो इक्वेशन है वो हमारा क्या होगा, VCC इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, VCC इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE। एंड डियर व्यूअर्स, यू कैन सी कि इससे अगर हम इसको लिखेंगे तो IB RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE, एंड देयरफॉर वी गेट RB is equal to VCC minus VBE upon IB. So this is the formula through which we can calculate the required base resistance for connecting in this particular circuit. तो चूंकि हमने पावर सप्लाई से एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हमने लगा के बेस पे कनेक्ट कर दिया है, बेस को हमने सप्लाई दे दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड रेजिस्टेंस बायस मेथड और फिक्स्ड बेस बायस मेथड। सेकेंड मेथड है हमारे पास ट्रांजिस्टर बायसिंग की, इट इज पॉपुलरली नोन एज कलेक्टर फीडबैक बायस मेथड।
बिकॉज यहाँ पे आप सर्किट में देखेंगे, ये जो सर्किट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है VCC, इस सप्लाई वोल्टेज से VCC से हमने एक रेजिस्टेंस RC लिया है, इससे हमने ट्रांजिस्टर के एमीटर को, सॉरी, कलेक्टर को कनेक्ट किया है, और इस रेजिस्टेंस के बाद से हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RB लेके इसको हमने ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे इस सर्किट में आपको जो मेन डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो पिछला सर्किट था, पिछला मेथड था हमारा फिक्स्ड बेस रेजिस्टेंस मेथड, उसमें पावर सप्लाई से सीधे रेजिस्टेंस हमारा बेस पे आ रहा था। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कलेक्टर के बाद, कलेक्टर रेजिस्टेंस के बाद निकल के फिर वो बेस को कनेक्ट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टर फीडबैक बायस मेथड। अब यहाँ पे इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट वोल्टेजेस और करंट्स यहाँ पे सर्किट में यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देंगे। अब आप देखिए, इसका अगर हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं तो वी नो दैट द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जो हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है बीटा, that is equal to IC upon IB, and we also know that the emitter current is almost equal to IC because बेस बहुत पतला होता है, तो इस कारण से बेस करंट को निग्लिजिबल अगर मान लिया जाए तो IE is almost equal to IC. So now if we apply the Kirchhoff voltage law on this input side circuit, so we'll get VCC is equal to, जैसे ये जो VCC है that is equal to RC into IC plus IB, चूंकि IB को स्मॉल हमने मान लिया है तो that is IC RC प्लस ये RB into IB यहाँ पे आ जाएगा, एंड प्लस VBE, ये जो हमारा वोल्टेज है ये हमको इस तरह से मिल जाएगा। सो डियर व्यूअर्स, हियर यू कैन सी कि ये जो हमारा इनपुट साइड में जो वोल्टेज इक्वेशन आ रही है, तो ये जो वोल्टेज इक्वेशन आपको दिख रही है, इससे अगर हम निकालें तो हमको इससे जो रेजिस्टेंस है, जो हमको बेस रेजिस्टेंस जोड़ना है, उसकी वैल्यू हमको मिल जाती, दैट इज गिवन इन दी सर्किट, RB इज इक्वल टू बीटा टाइम्स VCC माइनस VB अपॉन IE माइनस RC। तो इस फॉर्मूले से अगर हम बेस रेजिस्टेंस निकाल के कैलकुलेट करते हैं तो हमको यहाँ पर ट्रांजिस्टर में बायसिंग मिल जाएगी। Well, now look at the third important method, and rather I would like to say this is the most important method, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि this is called voltage divider biasing method, या कभी कभी इसको पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग मेथड भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखिए कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है डियर व्यूअर्स, अगर हम सप्लाई VCC से एक R1 और एक R2 रेजिस्टेंस लगा के सीरीज में, अगर इसके बीच से अगर हम एक वोल्टेज ले लेते हैं, इसको अगर हम वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं, तो इस वोल्टेज V की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वोल्टेज V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R2। तो हियर यू कैन सी कि अगर मान लीजिए हमारा करंट थ्रू द सर्किट इज I इज इक्वल टू VCC अपॉन R1 प्लस R2, तो वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा? VR2 is equal to R2 into VCC upon R1 plus R2। नाउ अब अगर हम मान लीजिए ट्रांजिस्टर का सर्किट देखते हैं, यहाँ पे आपको ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है, तो इस सर्किट में डियर व्यूअर्स यू विल फाइंड कि हमने क्या किया है कि इनपुट साइड में यही वोल्टेज डिवाइडर लगाया है R1 और R2 का, और इसके बीच से जो डिवाइडेड वोल्टेज है वो निकाल के हमने इसके बेस को सप्लाई दे दी है। तो ये अगर यहाँ पे हम अगर एक इक्वेशन लगाते हैं तो हमको ये मिल जाएगा कि जो VCE है दैट इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC प्लस RE। अब अगर हम देखते हैं कि बायसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, सो डियर व्यूअर्स, बायसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच अ बायसिंग सर्किट इज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग इट्स बायसिंग। मतलब बायसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर वो फैक्टर होता है जो हमें ये बताता है कि किसी ट्रांजिस्टर में जब हमने बायसिंग लगाई है तो वो इसकी बायसिंग को कितना सक्सेसफुली मेंटेन कर पा रहा है। मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट इज रिमेनिंग फिक्स्ड,
ठीक है। एंड बाय डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट आईसी विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट आईसीओ, या इसको आईसीबीओ भी कहा जाता है, एट कांस्टेंट बीटा एंड आईबी इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर। सो एस इज इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईसीबीओ, और जो स्टेबिलिटी फैक्टर है डियर व्यूअर्स, इसका मान बेस बायस के लिए बीटा प्लस 1 होता है, कलेक्टर बायस के लिए आप देख सकते हैं वोल्टेज बायस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बट रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बायसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर एस का मान जितना कम से कम होगा उतना अच्छा होगा, एंड ये इसका मान बीटा पे भी जितना कम से कम डिपेंड करेगा ये उतना अच्छा होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं, दो चीजें हैं, कंसिडरेशंस हैं जो बायसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं। Now, dear viewers, let us compare various different biasing methods. तो अभी हमने तीन mainly biasing methods के बारे में बात की जो mainly use होती हैं। Fixed base bias method, collector feedback bias method, voltage divider biasing method. तो because of its excellent stability, ये जो potential divider bias method है, ये सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें stability सबसे अच्छी है और सबसे ज्यादा उपयोग भी जनरली इसी का किया जाता है। जो कलेक्टर टू बेस बायस मेथड है, या इसके कुछ वेरिएशंस जो हैं, दे आर यूज्ड इन मेनी सर्किट्स, एंड कलेक्टर फीडबैक बायस मेथड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि चूंकि इसमें फीडबैक हमको कलेक्टर से मिलता है तो ये ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में जाने से बचाता है, जबकि जो बेस बायस मेथड होता है इट इज मोस्टली, सबसे ज्यादा इसका उपयोग जो होता है वो स्विचिंग सर्किट्स में होता है। सो डियर व्यूअर्स, वी नो दैट ट्रांजिस्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। एक होता है ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज एम्पलीफायर्स, दूसरा होता है ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज इन स्विचिंग सर्किट्स। तो हमको ये याद रखना है कि जो सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली मेथड है दैट इज वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड, वो ट्रांजिस्टर के एम्पलीफिकेशन सर्किट्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। और ये जो हमारी जो फिक्स्ड बेस बायस मेथड है ये हमारी स्विचिंग सर्किट्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। अब अगर डियर व्यूअर्स हमको इन ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में अगर कुछ और ज़्यादा पढ़ना हो तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको तीन किताबों के रेफरेंस दिए हैं। इसमें एक एलन मोटरशीट की है, एक रॉबर्ट बॉयलस्टेड की है, और एक हमारी जो है ये जेबी गुप्ता जी की है। तो ये तीन किताबें काफ़ी अच्छी हैं जिनसे आपको ये ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड के बारे में मिल सकता है। वैसे केवल तीन किताबें नहीं है, देर आर इन्यूमरस नंबर ऑफ बुक्स, एंड आप कोई भी अच्छी किताब देखेंगे तो आपको इसमें ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में अच्छा मैटर मिल जाता है। जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो रिसोर्सेज भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यूट्यूब से देख सकते हैं इस वीडियो के साथ, अगर आपको और देखने की इच्छा हो तो वो इस तरह से है। और जो जो टेक्स्ट रिसोर्सेज हैं वो भी मैंने आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिए हुए हैं। इनसे आप और ज्यादा ज्यादा आगे कुछ अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। So dear viewers, now here we take up some practice questions. The first question is here on the screen for you. Which external voltages are applied to bias a transistor? AC voltage, AC or DC, analog voltage or DC voltage? Second question, operating point is also known as quiescent point, saturation point, valley point, alpha point. And the third question is proper operation of the transistor. For proper operation of the transistor, its collector should have forward bias, reverse bias, any of two biases, or none of these. So dear viewers, now think of their answers. Which external voltages are applied to bias a transistor? So see the answer. Answer is DC voltage. We need to apply the DC voltage for properly biasing a transistor. Operating point is also known as, yes, I told the answer in that particular slide. It is also known as quiescent point. For proper operation of the transistor, its collector should have which bias? Reverse bias. Some more questions, dear viewers. BJT is biased to work as a switch, prevent thermal runaway, increase DC collector current, operate in the saturation region,
Next question. The base resistor method is generally used in switching circuit, amplifier, rectifier, none of these. Sixth question. The disadvantage of voltage device divider bias is that it has high stability factor, low base current, or low stability, or many resistances. And the seventh question is the disadvantage of base resistor method of transistor biasing is that it is complicated, is sensitive to changes in beta, it provides high stability, and none of these. So now what are the answer? So look at the answer of the first question. BJT is biased to prevent thermal runaway, because if the proper biasing is there, it will not have excessive current, and thermal runaway will be prevented. The base resistor method is generally used in switching circuits. If you remember, I told you in that particular slide. And the disadvantage of voltage divider bias is that it has only thing is this, it has many resistances. Otherwise, this method is considered to be the best one. Okay. The disadvantage of base resistor method of transistor biasing is that it is sensitive to changes in beta. Okay. So that is why it is seldom used. Some more questions, dear readers, we'll take up over here. And you can see which method provides maximum stabilization. Fixed bias, collector feedback bias, all of these, voltage divider bias. What is the ideal value of stability factor? 200, 100, 0, infinite. Operating point is uh, it is stable, unstable, linear, none of these in fixed bias. So now what are the answers, dear viewers? You can see that the maximum stabilization is provided by the voltage divider biasing method, and that is why it is mostly used. And the ideal value of stability factor, it should be as small as possible. So out of these four options, we can say it is 0. Operating point is unstable in fixed bias. So that's why fixed bias is very less used. So here, um, so, dear viewers, here now we come to the end of this presentation. I believe that you enjoyed this particular e-content on transistor biasing, and for further videos, you can keep on seeing our channel. So, thank you so much. Jai Hind.